केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी लखनऊ है। पेश खिदमत है उर्दू प्रोग्राम। आज की उर्दू बज़्म लेकर मैं आपका मेज़बान सैयद मोहम्मद उमैर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आदाब कबूल फरमाएं। सामीन, जिंदगी चाहे इनफिरादी हो या इज्तिमाई, आइली हो या मुआशरती, ख़वातीन इस कायनात का एक लाजमी जुज़ और हिस्सा हैं। मुआशरे की तरक्की और तनज़्ज़ुली का मुकम्मल इन्हिसार सिन्फ़ नाजुक पर है, लिहाजा सिन्फ़ नाजुक के बगैर दुनिया ही नामुकम्मल और नातमाम है। अगरचे सिन्फ़ नाजुक की हैसियत गुज़िश्ता ज़मानों में मुख्तलिफ रही है, तब भी सिन्फ़ नाजुक यानी ख़वातीन मुआशरे में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। लेकिन इसके बावजूद सिन्फ़ नाजुक 21वीं सदी में घरेलू तशद्दुद, अखलाकी गिरावट, तालीमी कमजोरी, सियासी बहरान, समाजी खराबी, मुआशरती बिगाड़ और तहजीबी तमद्दुनी सकाफती फुकदान के अलावा बहुत से मसाइल और मुश्किलात का शिकार हैं, जिनसे सरफ नजर नहीं किया जा सकता। इन्हीं तमाम मसाइल और मुश्किलात के पेश नजर आज हमने एहतमाम किया है एक मुबाहिसे का। मौजू है 21वीं सदी की ख़वातीन के चैलेंजेस। इस उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए आज की उर्दू बज़्म में बतौर शुराका शरीक रहेंगी मोहतरमा प्रोफेसर रेशमा परवीन साहिबा, मोहतरमा डॉक्टर इशरत नाहिद साहिबा और मोहतरमा प्रोफेसर शबनम रिजवी साहिबा। हम सबसे पहले अपने तमाम मेहमानों का आज के उर्दू प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। और अब प्रोग्राम का आगाज मोहतरमा प्रोफेसर रेशमा परवीन साहिबा करने जा रही हैं। ख़वातीनो हज़रात, आज के उर्दू प्रोग्राम में हम आप सबका दिली खैर मकदम करते हैं। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू बेहद दिलचस्प है। मौजू है 21वीं सदी में ख़वातीन के लिए चैलेंजेस। इस गुफ्तगू में हमारे साथ शामिल हैं प्रोफेसर शबनम रिजवी साहिबा और मेरे साथ डॉक्टर इशरत नाहिद साहिबा, और आपके साथ गुफ्तगू में शरीक हूँ मैं प्रोफेसर रेशमा परवीन, खुनखुनजी पीजी कॉलेज से। इशरत साहिबा, मैं पहला सवाल आपसे करना चाहूंगी, हमें ये बताएं कि उस दौर में कि जब ख़वातीन बहुत पाबंद थी, जब उन्हें न लिखने की आज़ादी थी न पढ़ने की आज़ादी थी, क्या हालात थे और वो किस तरह से 19वीं सदी में बेहतर हुए? जी रेशमा, बहुत शुक्रिया। वाकई आज का मौजू बड़ा दिलचस्प है। हाँ, और चूंकि हम लोग ख़वातीन ही हैं तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि कब उसे किस सूरत हाल का सामना करना पड़ा। बात आती है इब्तिदाई दौर की, तो ज़माना कदीम में इस तरीके से मर्द और औरत की तखसीस नहीं की जाती थी, बल्कि ये देखा गया है कि औरत को बरतरी हासिल थी, वो विरासत की अख्तार होती थी, वो विरासत तकसीम करती थी। लेकिन जाने कैसे आहिस्ता आहिस्ता ये पितृसरी समाज ने उसे ऐसा गिरफ्त में लिया कि वो उसकी ताकत, उसकी कुव्वत, उसके परों को मसलूब कर दिया और उसको इस तरीके से कर दिया कि औरत हो तुम तो तुम पे मुनासिब है चुप रहो, ये बोल खानदान की इज्जत पे हर्फ है, ये कह करके उसे खामोश कर दिया। कमाल है। उसके अंदर जबकि सारी सलाहियतें मौजूद थी। सबसे बड़ी बात जो है मैं कहती हूँ, और इस पर हमें बजा तौर पर फख्र है, नाज है, कि रब्बे कायनात ने, ऊपर वाले ने औरत को अपने साथ तख्लीक के मराहिल में शामिल कर लिया। उसने आदम को, उसने दुनिया को बनाया, लेकिन फिर जब बारी आई कि इस दुनिया को वुसअत कैसे दे, तो उसने औरत को चुना, न कि मर्द को। और इस तरह से लेकिन मर्द ने उसको बहुत सारी पाबंदियों में जकड़ दिया, यहाँ तक कि अगर उसके अंदर कोई भी सलाहियत थी तो उस सलाहियत को उसने उस नकाब में ला दिया कि वो मर्द के नाम पीछे ही छुप करके कुछ कर सकती है। पर इशरत साहिबा, उसके बाद देखिए हालात तब्दील हुए, उन्हीं मर्दों ने साथ भी दिया, तो उसको हम कैसे, अब आप बताएंगी हमें? जी हाँ, देखिए ऐसा है रेशमा कि ये समाज जो है वो मर्द और औरत दोनों से ही तो मुकम्मल होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम ये नहीं कहते कि मर्द ने उस पर हमेशा जुल्म ही जुल्म किया, उसी ने तो कहीं ना कहीं पीछे से सपोर्ट भी किया है किसी न किसी रूप में, कि मर्द के हर रूप को हमने देखा है और हर दौर में देखा है। 19वीं सदी में भी, 20वीं में भी और 21वीं में भी हम देख रहे हैं, तो हर तरह के रूप का मुशाहिदा कर रहे हैं और मुशाहिदा नहीं तजर्बा भी कर रहे हैं। लेकिन ये जरूर रहा है कि औरत को एक पीछे कर देने में भी मर्द का ही हाथ है। वो क्यों उसने ऐसा मजबूर किया कि जब वो तख्लीकी मैदान में आई है तो वो जो है अपने नाम के साथ नहीं आई है। ये चीज हमें आज भी कहीं ना कहीं दिल में खलिश पैदा करती है कि आखिर औरत को इस रूप में क्यों लाया गया। उसको जो है एक उड़ान के लिए पर तो दे दिए, लेकिन फिर भी उसे एक पिंजरे में कैद रखा कि इसे हम पर तो देते हैं मगर उड़ने
उड़ने नहीं देते। नहीं, उड़ने भी देते हैं, लेकिन अपने हिसाब से उड़ने देते हैं। जी, वही बात मैं कह रही हूँ। इतना ही उड़िए, इतना ही उड़िए, इतना ही कीजिए, यही कीजिए। तो ये जो पैमाने हर जगह बना दिए गए हैं, जी जी, और ये पैमाने पता नहीं कौन बना रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये पैमाने बनते चले जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरीके से कि वो ये देख रहा था मर्द 19वीं सदी की जो बात कर रहे हैं, और आहिस्तेगी से हम 20वीं सदी की तरफ भी आ रहे हैं, तो वो उसको इजाजत तो दे रहा है, ठीक है, लेकिन कितनी कि आपके लिए मैं ये दायरा महसूस कर रहा हूँ, आपको इसी दायरे में सारी उड़ान भरनी है। हमारी बेटी बुलबुल है मगर पिंजरे में रहती है, घर से बाहर जाते हैं तो एक लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं उसके लिए, क्यों? अच्छा, लेकिन जैसे मान लीजिए कि ये हालात बदले। प्रोफेसर शबनम साहिबा कुछ कहना चाहती है, मैं उनकी तरफ आती हूँ। आप बताइए कि आप किस बारे में क्या राय है? देखो, जहाँ तक है कि लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है, उसके लिए सारी लक्ष्मण रेखाओं को लड़कियों ने, औरतों ने मिटा दिया है। अब हम किसी के फाउंडेशन में रहना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारा माशरा हमें इतनी इजाजत ही नहीं दे रहा है। अभी लोग, उनके अंदर इतना शऊर ही नहीं पैदा हुआ है कि वो औरत की तरक्की को खुले दिल से ले लें। हमेशा ही औरत को, अगर तालीम के मैदान में है, या बिजनेस तिजारत कर रही है, या खेल कूद के मैदान में है, तो वो कर तो सब कुछ रही है। आप खेल में देख लीजिए, एक से एक लड़कियां हैं, एक से एक उनको इनामात मिल रहे हैं। और पढ़ाई के मैदान में देख लीजिए, जजेस हैं, लड़कियां हवाई जहाज चला रही हैं, चांद पे पहुंच रही हैं, सब काम कर रही हैं। लेकिन इसके बावजूद भी क्या हो रहा है, कुछ लड़कियां तो बहुत अच्छे तरीके से कर पा रही हैं, और कुछ के लिए ऐसी पाबंदियां हैं, पुराने जमाने में जी रही हैं कि एक बंदिश के अंदर है कि बोल नहीं सकती हैं, तहकहा नहीं लगा सकती हैं, घूम नहीं सकती हैं, जा नहीं सकती हैं। तो ये पाबंदियां कौन लगा रहा है? इसे तोड़ना पड़ेगा, और ये तोड़ने के लिए हमें लगता है कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमें खुद ही कुछ करना है। जब तक हम किसी और के सहारे जीते रहेंगे कि तुम ऐसा कर दो, तुम हमें ये दे दो, ये चीज जो है हमें लगता है कि आज के दौर में एक तालीम याफ्ता लड़की होने के बाद ये चीज जेब नहीं देती है। हमें रास्ता खुद बनाना है, बहती नदी को कोई रोक नहीं सकता रेशमा। तो आज जो तालीम के मैदान में हमारी लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। अब यहाँ पे एक बात हम तुम्हें कहना चाहेंगे कि मैं एक मिनट ये जानना चाहती थी कि आपसे प्रोफेसर शबनम साहिबा के, देखिए हमने बात की डॉक्टर इशरत से कि 19वीं सदी या उससे कबल क्या हालात थे। मैं ये चाहती हूँ कि किस तरह से हमारे लिए सूरत हाल खवातीन के लिए बेहतर होती गई, या उसमें क्या तब्दीली आई, तो हम कहीं ना कहीं उस जमाने को भी साथ लेके चलें। जैसे 19वीं सदी में आपने बताया कि औरत आजाद थी या उस पे पाबंदियां भी थी साथ में, तो आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि आपका क्या ख्याल है कि 19वीं सदी और उसके बाद, अभी हम 21वीं सदी में बाद में आएंगे, तो 19वीं सदी या 20वीं सदी में हमारे लिए क्या बेहतर हालात हुए, और क्या हम उसी तरह से कैद रहे, या हमें जो आजादी मिली हमने उसको सही इस्तेमाल किया? क्या सूरत हाल रही? शबनम साहिबा, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया रेशमा। मैं बताना चाहूंगी कि जब पुराने जमाने से नए जमाने में आए और अभी हम मौजूदा जमाने में आएंगे, तो तालीम ने हमारे लिए बहुत सारे रास्ते खोल दिए। और तालीम एक ऐसी चीज हमें हाथ में आई कि हमने दुनिया के तमाम जो ताले हमारे लिए बंद थे, जो दरवाजे हमारे लिए बंद थे, नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए, माशरे में अच्छाई फैलाने के लिए, वो तमाम तालों की चाबियां औरतों के पास आ गई। और औरतों ने बाकायदा बहुत ज्यादा तरक्की की है। पहले के मुकाबले में हम देखते हैं कि हर मैदान में लड़कियां बहुत आगे हैं और बहुत तरक्की कर रही हैं, लेकिन चैलेंजेस के साथ। अब यहाँ हम देखते हैं कि हर दौर में एक अलग अलग चैलेंज लोगों की जिंदगी में आया है, खवातीन की जिंदगी में आया है। तो ये चैलेंजेस क्या हैं? जैसे कि एक लड़की पढ़ाई के मैदान में जाना चाहती है। लड़की तो शुरू में तो पढ़ाई दे दिया गया कि लो भी पढ़ो। उसके बाद जब घर में 2 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं, है ना, तो अगर पैसा ठीक ठाक है तो चलो सब लोग पढ़ लो। लेकिन जरा सा कुछ पैसे की कमी होती है या मौका दिया जाता है कि लड़के ज्यादा अच्छी पढ़ाई पढ़ लें, और तुम जो लड़कियों से कहा जाता है तुम यही वाली पढ़ाई कर लो, पास के स्कूल में चले जाओ, ये वाला सब्जेक्ट ले लो। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि बंदिश भी बन रही है कि हम पढ़ना तो कुछ और चाह रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, जिनके साथ हम रह रहे हैं वही हमारे लिए बंदिशें लगा रहे हैं। इसी तरह नौकरी में रेशमा, कि जब हम नौकरी करना जाते हैं तो वहाँ पे हमारा हर जगह इस्तेहसाल हो रहा है। इसी तरह तिजारत के मैदान में देख लो, नौकरी के मैदान में देख लो, एक ही जैसी नौकरियां करते हैं लोग, एक को कम सैलरी मिलती है उसी काम पे, एक को ज्यादा मिलती है। तो ये जो चीजें हैं ये हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। जी जी, मुझे ये लगता है कि देखिए, जैसे इशरत साहिबा ने कहा कि 19वीं सदी में हमारे यहाँ हर जमाने के हालात, वक्त, उसके हिसाब से ही दुनिया चलती है। एक जमाना हमारा ये था कि हम लोग जद्दोजहद कर रहे थे। हो सकता है आपको मुझसे इत्तेफाक ना हो या किसी और को भी मुझसे इत्तेफाक ना हो, लेकिन जो मेरी सोच है, मुझे जो महसूस होता है, मेरा कहना ये है कि देखिए, वक्त और हालात तय करते हैं कि हम किस समत जाएंगे, और उसमें हमारी जद्दोजहद तो होती है, हमारी कोशिशें तो होती हैं। तो हम ये देखते हैं कि 18वीं सदी का वस्त हो या 19वीं सदी या 20वीं सदी, हालात बहुत बेहतर हुए हैं। अगर आप अपने उर्दू अदब के हवाले से ही देख लें कि आप देखिए कि
پریم چند کے بعد ہمارے یہاں راشد الخیری ہیں, ہمارے یہاں مولوی نذیر احمد ہیں, پوری علی گڑھ تحریک ہے, پاپا میاں ہیں, شیخ عبداللہ جنہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ویمنس کالج قائم کیا. پھر اس کے بعد آپ یہاں دیکھیے لکھنؤ میں کرامت صاحب ہے, کرامت حسین پی جی کالج ہے, خود ہمارا کھنکھن جی پی جی کالج ہے. تو یہ اس طرح کے کالجز ہیں کہ جو صرف خواتین کی تعلیم کے لیے قائم کیے گئے. ہاں دیکھیے جو اس زمانے میں حالات تھے, آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ پابندیاں تھی, پر اس کی کچھ وجوہات تھی, کچھ غلط فہمیاں عام تھیں جس کی وجہ سے یہ ہوتا تھا کہ خواتین پہ پابندی لگائی جاتی تھی. لیکن انہی مرد حضرات نے یا انہی لوگوں نے, ہمارے بھائی ہیں, ہمارے والد ہیں, انہوں نے ہمیں آگے بڑھایا. بالکل. تو ہم 18ویں اور 19ویں صدی میں جس طرح سے آگے بڑھے ہیں وہ بھی ایک مثال ہے. اچھا پہلے دیکھیے کچھ خواتین یا کچھ لوگوں کے درمیان یہ اختلافات ہو سکتے ہیں جن کے ساتھ دیکھیے کہیں زیادتی ہوئی ہے. بہت سی خواتین ایسی ہوں گی کہ جن کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہوں گی, لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو انہی حالات میں بہت کچھ کر پائے. بالکل. تو اب جیسے اس زمانے میں ایک شاعرہ نے اس زمانے کی بہت اچھی تصویر کشی کی ہے کہ کیوں ہمیں تعلیم سے روکا جاتا تھا. وہ کہتی ہیں ان کو رہ رہ کے ستاتا ہے یہ اصل خیال, ان کو رہ رہ کے ستاتا ہے یہ اصل خیال, گھر میں پڑھ لکھ کے خواتین کا رکنا ہے محال, کہیں اٹھے نہ مساوات کا غمخیز سوال, کہیں ہو جائے نہ مردوں کی حکومت کا زوال. پر دیکھیے اس کے بعد تبدیلی بھی آئی, انہی مرد حضرات نے ہمیں آگے بھی بڑھایا. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمام لوگ ایک جیسے ہوتے ہیں یا تمام مرد حضرات ایک جیسے ہوتے ہیں. پھر لیکن لکھنے والوں کا بولی شاہ صاحبہ اور ریشما اسی بات نے عورت کو اتنی تقویت دی کہ وہ بھی یہ کہہ بیٹھی کہ خود پہ یہ ظلم گوارا نہیں ہوگا ہم سے, ہم تو شولوں سے نہ گزریں گے نہ سیتا سمجھیں. کہ آج نڈر ہو کے اتنی جرت کے ساتھ عورت سامنے آئی ہے کہ آنکھیں خیرہ کر دی ہیں اس نے. وہ عدالت میں فاطمہ بیوی کے روپ میں بیٹھی ہے, وہ کرن بیدی بن کر آ رہی ہے, وہ بچھندر پال بن کر کے ایوریسٹ کو فتح کر رہی ہے. اور ادب میں دیکھیے قرۃ العین حیدر آ رہی ہیں, دیکھیے صبیحہ انور صاحبہ کو, صبیحہ انور صاحبہ. یعنی ہمارے اطراف جو ہم دیکھ رہے ہیں تو عورت کا وہ پیارا سا روپ دیکھ رہے ہیں کہ جس کا ادراک کرنے میں اسے 20 صدیاں لگ گئی. بالکل 21ویں صدی تک آتے آتے اس نے اپنی ذات کو پہچان لیا کہ ہاں جو کروٹ لے لی ہے, وقت نے کروٹ لے لی ہے. لیکن اس کے برعکس یہ بھی ہے کہ اس کو ہر طرح کے تشدد اور استحصال کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے. یہی مسئلہ سب سے زیادہ. آپ اس بات سے اتفاق کریں گے میرا خیال ہے کہ جو ہے کہ دونوں رخ سامنے ہیں. بالکل ہر چیز کے دو رخ ہوتے ہیں. وہ کارپوریٹ جگت میں جا رہی ہے تو کیا چیزیں. اچھا یہ ہے کہ ہم کہیں پہ بھی پہنچ جائیں ریشما, ہمیشہ ہی ہمیں نظروں کے تیروں کا سامنا کرنا پڑے گا. جی سب سے بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ ہم آفس میں بیٹھے ہیں تو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہم سڑک پہ ہیں تو ہمیں لوگ گھور رہے ہیں, ہم کہیں بول رہے ہیں تو ہمارے ابھی بھی لوگ کپڑے کی تعریف کر رہے ہیں. بھائی ہمارے اندر کے علم بھی تو دیکھو. یہی بات فاطمہ حسن نے کہی ہے بڑے خوبصورت الفاظ میں. وہ کہتی ہیں کہ آنکھوں میں نہ زلفوں میں نہ رخسار میں دیکھیں, مجھ کو میری دانش میرے افکار میں دیکھیں, یہی ہمیں مجھ کو میری دانش میرے افکار میں دیکھیں, پوری نہ ادھوری ہوں نہ کمتر ہوں نہ برتر. وہ کہہ رہی ہے میں ایک انسان ہوں, پوری نہ ادھوری ہوں نہ کمتر ہوں نہ برتر, انسان ہوں انسان کے معیار میں دیکھیں, منسوب ہیں انسان سے جتنے بھی فضائل اتنے ہی میرے بھی اتوار میں دیکھیں, اس قادر مطلق نے بنایا ہے ہمیں بھی. یعنی جس نے آپ کو بنایا اسی نے ہمیں بنایا. اس قادر مطلق نے بنایا ہے ہمیں بھی, تعمیر کی خوبی اسی معمار میں دیکھیں. تو اس خدا کی تعریف کریں. تو عورت یہ چاہتی ہے کہ اس کی عقل کی, اس کی دانش کی تعریف کی جائے, نہ کہ صرف اس کے حسن کی. بالکل صحیح بات ہے. اور یہی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے عورتیں بہت زیادہ میں سوچتی ہوں پریشان رہتی ہیں, الجھی بھی رہتی ہیں کہ ان کو وہ چیز نہیں مل پا رہی ہے جس کی وہ سچ مچ کی حقدار ہیں. اب ہم نے تعلیم حاصل کر لیا, ہم کام کر رہے ہیں, تو آپ ہمیں برابر کا درجہ تو دیجیے. کہیں نہ کہیں پیچھے ڈھکیل دیا جاتا ہے. اگر کہہ نہیں رہے ہیں تو اشارے کر رہے ہیں یا ایسا رویہ اختیار کر رہے ہیں کہ اس طرح کا لگ رہا ہے کہ مجھے کہ ہمیں کوئی پیچھے کر رہا ہے, ہمارے ساتھ برابری کا حق نہیں دیا جا رہا ہے. تو یہ جو نا برابری کی بات ہے وہ بڑی مشکل ہے. اور ایک بات ریشما ہم اور بھی بتائیں گے چیلنج کے بعد میں کہ لڑکیوں کو اپنے کیریئر کو بنانے کے لیے ہم نے تعلیم تو حاصل کر لیا, لیکن اتنا وقت نہیں دیا جاتا. جیسے اگر لڑکوں کو دیا جائے کہ وہ 4 سال 5 سال کا وقت دیتے ہیں کہ تم اپنا کیریئر بناؤ, ہے نا, کیونکہ کیریئر بنانا پڑتا ہے نا, ورنہ ان کے پاس وہی عمر شادی کی, وہی عمر کیریئر کی. یعنی کہ اب ہم آگے ہیں 21ویں صدی میں. 21ویں صدی میں خواتین یا لڑکیاں یا طالبات کیا ان کو پریشانیاں, کیا مسائل ہیں, وہ کیا فیس کر رہی ہیں, پلیز اب آپ بتائیں. دیکھیے بات یہ ہے ریشما کہ 21ویں صدی جو ہے وہ خواتین کی صدی تو ہے, لیکن
लेकिन उसके लिए बहुत बड़े स्ट्रगल की, बहुत जद्दोजहद, क्योंकि यहाँ वो अपने आप को साबित भी कर रही है और उसके अंदर का जो औरतपन है उसको भी वो लेकर के चल रही है, यानी वो दोहरे चैलेंजेस का सामना कर रही है। जब वो एक बात मैं कहना चाहूंगी, दोहरे चैलेंज की सामना, कि हम लोगों ने नौकरी कर लिया, पढ़ाई कर लिया, अब मगर घर का जो पूरा सिस्टम है वो हमारे ऊपर चलता है जी हाँ। तो औरतों ने अगर देखो रेशमा, तो औरतों ने बहुत ज्यादा तरक्की कर लिया है। वो तालीम याफ्ता नहीं थी, उन्होंने तालीम हासिल कर ली, वो नौकरी पेशा नहीं थी, उन्होंने नौकरी कर लिया ना, यानी अपने मुकाम को बना लिया है। लेकिन अगर हम देखें घर का माहौल, तो घर का माहौल वैसे ही रह गया है, मर्द वैसे ही रह गए हैं। तो एक औरतों के ऊपर काम का बोझ और जिम्मेदारी बढ़ती चली जा रही है। तो ये जो सदी है, हम सोचते हैं हम लोग के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन है, लोड है, वर्क लोड जिसे कहते हैं ना, काम का लोड है, अपने घर का, अपने माशरे का और अपने जहाँ पे हम काम करते हैं, तो घर के भी सारे काम हम देखते हैं और बाहर। तो इसके लिए मुझे एक बड़ी अच्छी सी बात सूझती है कहने के लिए, कि अगर हम किसी मर्द और औरत की बात नहीं कर रहे हैं, माशरे की बात कर रहे हैं, कि जब हम बच्चों को, लड़कों को पालते हैं तो उनको एक इंसान बना के पाले, ना कि मर्द बना के पाले। तो वो जिम्मेदारी भी तो आपकी की है। बिल्कुल हमारी। हम उन माओ से कहेंगे अगर आपको अल्लाह ने बेटा दिया है तो उसको मर्द बना के ना पालिए, उसको इंसान बना के पालिए। तो ये जो अगर ये वाली बात लोग कर लेना, उसे एक अच्छा इंसान बनाए ना, अरे उसको सिखाएं कि तुम एक अच्छे इंसान बनो। तो ये बात मेरी जो है, नहीं आपकी बात से मुझे 100% इत्तेफाक है, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं हम ही जिम्मेदार हैं उसके लिए। हमें अपने कहते हैं ना कसूर, वो भी देखना चाहिए कि बेटे को हम फौरन ये कह देते हैं, अरे वो तो लड़का है, वो काम क्यों करेगा। आप बताओ इशरत इसके बारे में। नहीं भाई, मैं इन ख्याल से इत्तेफाक नहीं करती, मैं बिल्कुल भी। मेरे पास बेटा बेटी दोनों है और मैं दोनों को बराबर से काम करवाना पसंद करती हूँ, क्योंकि देखिए बेटा होने का मतलब ये नहीं है कि हम उसको अपाहिज बना दें। बिल्कुल सही बात है कि वो हिल करके पानी नहीं पी सकता, वो जाकर के किचन में कुछ बनाकर भूखा है तो वो बैठा रहे और खा नहीं सकता। खैर अब जोमेटो और स्विगी ने बहुत कुछ उसके लिए भी आसानी कर दी है, तो ये आसानी दोनों के लिए। बेटी हाँ, लेकिन चाय तो बना ले कम से कम। समाज को बदलने की जिम्मेदारी भी औरत ही के ऊपर है और उसको इस सच्चाई को कबूल करके तरबियत करनी चाहिए। 21वीं सदी में ये चैलेंज है औरत के सामने कि वो बच्चों की तरबियत कैसे करे, यानी सारे चैलेंजेस एक तरफ कर दीजिए और एक माँ वाला चैलेंज सबसे बड़ा सामने आ जाता है कि उसको सारा कुछ माशरे को बदलना औरत के ये भी बाएं हाथ का खेल है। अगर वो बेटे की तरबियत बेहतर कर देती। मेरे पास सलमा हिजाज साहिबा का बहुत खूबसूरत कलाम है इस वक्त, जिसका उन्वान ही ये है कि 21वीं सदी में औरत। मैं अहद नौ से तो नजरें चुरा नहीं सकती, मैं अहद नौ से तो नजरें चुरा नहीं सकती, रिवायतों से भी दामन छुड़ा नहीं सकती। मैं एहतजाज के नारे लगा रही हूँ मगर मैं इनहराफ को मसलक बना नहीं सकती। ये जिंदगी है तगय्युर के ज़ाब्तों में असीर, ये जिंदगी है तगय्युर के ज़ाब्तों में असीर, ये खुद फरार के रास्ते बता नहीं सकती। है इर्तिका के मराहिल में कायनात अभी, बहुत अच्छा है इर्तिका के मराहिल में कायनात अभी, मैं इनकलाब का परचम उठा नहीं सकती। अब यहाँ गौर कीजिएगा, बहुत खूबसूरत शेर है। नए पुराने में जारी है कशमकश भी मगर, नए पुराने में जारी है कशमकश भी मगर, अभी मैं फैसला अपना सुना नहीं सकती। मगर ये तय है कि जागा है अब शऊर मेरा, मगर ये तय है कि जागा है अब शऊर मेरा, उसे थपक के दोबारा सुला नहीं सकती, उसे थपक के दोबारा सुला नहीं सकती। तो देखिए वक्त और हालात ने बहुत कुछ बदला है और माशरे में चाहे वो मर्द हजरात हों चाहे खवातीन हों, सभी ने एक दूसरे की मदद करके आगे बढ़ने की कोशिश की है। और कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि आज जितने चैलेंजेस हमारे सामने हैं उनका सामना करने की हिम्मत भी है, हौसला भी है, बिल्कुल वो काबिलियत भी है और तालीम भी है। यही खत्म करते हैं। सामीन, आज के मुबाहिसे का लुब्बे-लुबाब यही है कि 21वीं सदी की ख़वातीन के सामने सियासी, समाजी, तालीमी, अखलाकी, मुआशी और मुआशरती मसाइल और मुश्किलात के चैलेंजेस हैं। इन तमाम चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए सबसे पहले तालीम बहुत ज़रूरी है और खुद को कफील बनाना वक्त का अहम तरीन तकाजा है। साथ ही साथ वक्त की ज़रूरत के मुताबिक अपने को तैयार करना और रखना एक मुफीद अमल हो सकता है।
और अब हम अपने तमाम शुराका, खास मेहमान मोहतरमा प्रोफेसर रेशमा परवीन साहिबा का, मोहतरमा डॉक्टर इशरत नाहिद साहिबा का और मोहतरमा प्रोफेसर शबनम रिजवी साहिबा का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप सभी ने हमारे सामीईन के लिए एक अच्छा और उम्दा मवाद मालूमात फराहम की। इसी के साथ आज का उर्दू प्रोग्राम यहीं पर खत्म होता है। अपने मेजबान दोस्त सैयद मोहम्मद उमैर को दीजिए इजाजत। आदाब। ये प्रोग्राम सामीन की खिदमत में आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से नश्र किया जा रहा था। मीडियम वेव